सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th 2024-25। इनमें से कुछ क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए और यूपी बोर्ड के लिए बच्चे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए इनका सॉल्यूशन क्या होगा। पहला क्वेश्चन है HCF ऑफ 3 की पावर 3 5 स्क्वायर इंटू 2 3 स्क्वायर 5 क्यूब 2 स्क्वायर। और थर्ड नंबर आपका ये दिया हुआ है, तीनों नंबर दिए हुए हैं। इन तीन नंबर्स का HCF निकालने के लिए HCF का मीनिंग क्या होता है पहले ये बताइए। HCF का मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तीनों में से जो हाईएस्ट मिल जाए हमें, कॉमन में हाईएस्ट होना चाहिए, अधिक से अधिक जो कॉमन मिल जाए। तो देखिए यहाँ 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 4 है। ये तीनों अधिक से अधिक जो कॉमन दे सकते हैं, अधिक से अधिक तो 3 की पावर 2 ही दे सकता है ये वाला, और ये वाला 3 की पावर 4 दे सकता है, ये कि 3 की पावर 3। कॉमन में अधिक से अधिक 3 की पावर 2 ही मिलेगा अधिक से अधिक। ऐसे ही 5 में अधिक से अधिक 5 की पावर क्या मिलेगी 1, ये वाला। इससे ज़्यादा कोई मतलब ये तो दे ही सकता है 5 की पावर ये 3 दे सकता है, ये 5 की पावर 2। अधिक से अधिक जो तीनों दे सके वो है 5 की पावर 1। 5 की पावर 1 अधिक से अधिक कॉमन सब लोग दे सकते हैं। 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 1, अधिक से अधिक 2 की पावर 1 कॉमन मिलेगा। तो इसका HCF यही हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 और 5 इंटू 2 ये आ जाएगा 10। 5 इंटू 2 हो जाएगा 10 इंटू 9 90। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर तो हमारा 90 हो गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, पूछा है कि द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय दीज लाइंस L, एक लाइन L है, एक लाइन M है। दो लाइन आपको दिए हुए हैं और पूछा है इन दोनों लाइन के लिए क्या कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है या इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, आपको बताना है। तो देखिए कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन आना चाहिए, आ रहा हो तो कंसिस्टेंट है, और अगर सॉल्यूशन ही ना आए तो इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर दोनों लाइनें एक जगह पे कट कर रही हैं, इसका मतलब इस लाइनों का एक सॉल्यूशन है ही, आ रहा है ना सॉल्यूशन, इसलिए कंसिस्टेंट होगा, ये तो कंफर्म है। अब कितने जगह पे कट कर रहे हैं लाइनें, तो एक जगह पे ही कट करें तो यूनिक आएगा। मान लीजिए लाइनें ऐसे होते हैं, ऐसे, तब ये दोनों लाइनें कहीं नहीं कट कर रहे हैं तो इनकंसिस्टेंट हो जाता है इसका आंसर, ठीक है। बट मान लीजिए ऐसे हो, एक लाइन ऐसे है और दूसरा लाइन आपका इसी पे ओवरलैप कर रहा है। देखिए रेड कलर से मैंने बना दिया, एक ब्लैक कलर की लाइन है, एक रेड की। अब ये कितने जगह कट कर रहे हैं, इनफाइनाइटली मेनी जगह पर, मेनी टाइम्स। तो यहाँ पर कंसिस्टेंट तो है बट मोर देन वन सॉल्यूशन, यहाँ पर मेनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट विद मेनी सॉल्यूशन सही हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर ए पार्ट सही है, एक ही सॉल्यूशन है और कंसिस्टेंट है, ठीक है। अब ये तीसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपके पास द वैल्यू ऑफ के बतानी है, के की वैल्यू बतानी है ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल सॉल्यूशन हो। सॉरी, डज नॉट हैव रियल सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो रियल सॉल्यूशन नहीं कब होता है, जब आप डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 रखें, तब रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कब d लेस देन 0 होता है। d का फार्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये 0 से छोटा होना चाहिए। a की वैल्यू k बन जाएगी, ये a है, और -5 क्या बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b, और ये क्या बन जाएगा c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पढ़ाया गया होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। साफ साफ दिख रहा है। a की वैल्यू क्या है k, b की x का कोफिशिएंट b जो है, x का कोफिशिएंट -5, b है -5, ठीक, और c की वैल्यू है 1। सारी वैल्यू यहाँ पुट कीजिए। b की वैल्यू है -5 तो -5 का स्क्वायर, -4। a की वैल्यू क्या है k, और c की वैल्यू है 1 और लेस देन 0। -5 का स्क्वायर 25, -4 के लेस देन 0। -4 के उधर ले जाइए, +4 के इधर ग्रेटर हो जाएगा। अब ये तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 यहाँ मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो k शुड बी ग्रेटर देन 25/4
25/4 क्या होता है 6.25। के की वैल्यू 6.25 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये तो गलत है। के की वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि 6.2 से ज़्यादा नहीं है ये तो 6.2 के बराबर ये भी नहीं हो सकता। ये 6.2 से कम है, 7 ये करेक्ट ऑप्शन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिस्टेंस बताना है, आपके पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं। इसको मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2। दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए। √x1 की वैल्यू क्या है a, माइनस x2 की वैल्यू -a है, y1 की वैल्यू क्या है b, माइनस y2 की वैल्यू क्या है -b। ये सॉल्व करेंगे। √a प्लस a 2a हो जाएगा, 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका √4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 कॉमन ले लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, बट a स्क्वायर b स्क्वायर का स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सर्कल का। आपसे पूछा है एंगल QOR, एंगल Q, ये है QOR, ये एंगल आपको बताना है, ये एंगल आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए ये एक टेंजेंट है, टेंजेंट जो होता है रेडियस है, ये रेडियस पर ये 90 डिग्री होता है। रेडियंट और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री। अब जानते हैं 4 एंगल अगर क्वाड्रिलेटरल में ये और ये थीटा मान लीजिए, इन चारों का सम 360 होगा। थीटा प्लस 90 प्लस 90 प्लस 35 हो जाएगा 360। सिंपल है, ये 180 यहाँ से निकल जाएगा, 180 बचेगा, 35 और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो थीटा बराबर आ जाएगा 145। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसका जो है आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ट्रायंगल का है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 क्वेश्चन में ABC और PQR 2 सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो आपके सामने ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। अब सिमिलर है तो पहले ये बताइए क्या होगा। ये दोनों अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का। AB/PQ इक्वल हो जाएगा BC/QR। ध्यान दें यहाँ पर हम साइड्स जो लेते हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के हिसाब से, AB पहला तो इसका PQ के बाद इसमें BC/QR और फिर CA/RP लेते हैं। जब कुछ ना दिया हो करस्पॉन्डिंग साइड ऐसे ही मानते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को ले लीजिए। अब आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 3AB = 2PQ दिया है, इसको नोट किया। अब यहाँ पे आप PQ को नीचे लाइए, 3 को उधर ले जाइए, तो AB/PQ कितना आ गया 2/3। AB/PQ की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 2/3। अब ये बताइए BC की वैल्यू कितनी दी है 10, ऊपर रख दीजिए BC की वैल्यू, ये BC की वैल्यू 10 और QR की वैल्यू निकाल लीजिए, ये 5 हो जाएगा, तो QR की वैल्यू आ जाएगी 15। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, B ऑप्शन। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला 3 cot A = 4, तो पूछा है sec A की वैल्यू बतानी है। तो पहले cot A की वैल्यू निकाल लीजिए। cot A की वैल्यू हो जाएगी 4/3। अब एक ट्रायंगल बना लीजिए आप, राइट एंगल ट्रायंगल में cot का फार्मूला क्या होता है, cot होता है बेस/परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 रख दीजिए। मान लीजिए ये थीटा है, जैसे ही थीटा एंगल एज्यूम करेंगे ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू क्या है 4, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लीजिए h की वैल्यू। आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस है 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 25। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर उधर जाएगा, √5, तो h की वैल्यू 5 आ गई। पूछा किसकी वैल्यू है sec A का फार्मूला क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अभी 5 आया, B की वैल्यू बेस की वैल्यू 4, तो 5/4 इसका करेक्ट ऑप्शन A है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सिमिलरिटी का है। पूछा है एक ट्रायंगल ABAC है। कहाँ है BAC, ध्यान से देखिएगा, BAC ये ट्रायंगल है,
ठीक। और दूसरा ट्रायंगल पूछा, ये BAC रेड वाला किसके सिमिलर है? तो दोस्तों देखिए, ये रेड वाला जो है ये इस ब्लैक वाले के सिमिलर है। ये जो ट्रायंगल का नाम है ADE के सिमिलर है रेड वाला। बताएं क्यों? क्योंकि देखिए, ब्लैक वाले का ये एंगल 90 है और रेड वाले का एक एंगल ये 90, एक एंगल दोनों का सेम हो गया कि नहीं? रेड वाले का ये एंगल 90 है, ब्लैक वाले का ये। अब दूसरा एंगल दोनों ट्रायंगल का एक कॉमन है, रेड में भी ये एंगल है और ये एंगल ब्लैक में भी है। तो दो एंगल अगर बराबर हैं रेड और ब्लैक ट्रायंगल के, तो दोनों सिमिलर होंगे। तो पहला ट्रायंगल BAC था, BAC रेड वाला BAC, और दूसरा ट्रायंगल क्या होगा जिसके ये सिमिलर है? वो है EDA या EAD। ये आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन HCF LCM का फिर से है। HCF 2 नंबर है आपके पास 420 और दूसरा नंबर है 189। दोनों का HCF दिया हुआ है कितना? 21 और LCM पूछ रहा है क्या होगा। इन दोनों नंबर्स का HCF दिया हुआ है, LCM पूछ रहा है। दोस्तों देखते हैं, नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा जो नंबर दिए हुए हैं उनका प्रोडक्ट उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। HCF दिया है 21, LCM निकालना है और इधर दिया है 420 और 189। ये आ जाएगा आपका ये 20 और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो C ऑप्शन यानी 3780 LCM आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। एक AP दिया हुआ है -8, -5, -2 एंड सो ऑन सो 49। पूछा है इसका फोर्थ टर्म बताना है फ्रॉम द एंड, अंतिम से, यहाँ से लास्ट से इधर साइड से बताना है फोर्थ टर्म क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पहले ये देख लीजिए, इधर से इधर जाने पर +3 ऐड होता जा रहा है। देखो -8 में +3 ऐड करोगे -5 आएगा और -5 में +3 ऐड करोगे -2 आएगा। तो अब बच्चों ये बताओ, इधर से अगर इधर जाओगे तो 3 कम होता जाएगा, 3 डिक्रीज होगा, डिक्रीज, और इधर से इधर जाने पर 3 ऐड हो रहा है, इधर से इधर जाने पर 3 कम होता जाएगा। तो ये अगर 49 है तो 49 के जस्ट पहले क्या होगा? आप इमेजिन करो, 3 कम होगा ना, 3 कम होने का मतलब 46, उससे जस्ट पहले क्या होगा? 43 एंड सो ऑन सो। इधर क्या है? -2, फिर क्या है? -5, फिर क्या है? -8। अब हमें इधर से चलना है, इधर से पूछा है कि फोर्थ टर्म बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इधर से अगर चलना है तो AP इधर से शुरू होगा, ये फर्स्ट टर्म बन जाएगा A। अब इधर से इधर चल रहे हो तो ये सेकेंड टर्म है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? A तो 49 हो गया, कॉमन डिफरेंस बताना है तो सेकेंड टर्म ये है आपका, ये वाला, माइनस फर्स्ट टर्म 49 हो जाएगा। बाद वाला इधर से जब इधर चलेंगे, इधर से इधर जब चलेंगे तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड, बाद वाला ये है, ये बाद वाला हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा। तो D का फार्मूला होता है बाद वाले में से पहला वाला सब्ट्रैक्ट करना है। तो बाद वाला 46 -49, ये क्या आ जाएगा? -3। अब बताओ A की वैल्यू क्या आ गई? 49 और D की वैल्यू आ गई। तो चलो बताओ, इधर से इधर जाते समय आपका AP का फोर्थ टर्म क्या होगा? तो फोर्थ टर्म पहले nth टर्म का फार्मूला होता है A + n - 1 × D। अब बताइए, nth टर्म के जगह पे हमें फोर्थ टर्म, तो n के जगह पर 4 डाल दीजिए। A की वैल्यू बताइए कितना है? फर्स्ट टर्म 49 प्लस, अब जब यहाँ n के जगह पे 4 हो गया तो यहाँ भी n के जगह पर क्या हो जाएगा? 4, और D की वैल्यू -3। सॉल्व कीजिए से, 49 प्लस 4 - 1 क्या होता है? 3 × -3 -9 हो जाएगा। 49 - 9 40। तो इसका करेक्ट ऑप्शन B ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आपके पास 2 ट्रायंगल दिया हुआ है। एक ट्रायंगल OCA, ये ट्रायंगल OBD के सिमिलर है, OBD के सिमिलर है। अब सिमिलर है तो पहले तो ये जान लीजिए, अगर कुछ भी नहीं दिया हो
आपके पास इसके अलावा डाटा, तो ओ एंगल और ओ एंगल सेम हो जाएंगे। दो ट्रायंगल सिमिलर है तो सारे एंगल सेम होंगे, ठीक है। एंगल सी किसके सेम होगा, बी के, और एंगल ए किसके सेम होगा, डी के। अब आपको पूछा क्या, एंगल ओ ए सी, एंगल ओ ए सी ये एंगल बताना, ये एंगल, तो ये डी के सेम होगा, यानी ये सिंपल सा 58 डिग्री हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। कई लोग लेकिन इसका आंसर ये बोलते हैं कि ये एंगल ओ ए सी, ओ ए सी ये एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा, इसी में गलत हो जाएगा आपका। ये एंगल 58 ही होगा, एंगल ओ ए सी जो होगा 58 इसी के बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। ये मैं आपके डायग्राम से नहीं कह रहा हूँ, जो दिया हुआ है डाटा ये इससे कह रहा हूँ। एंगल ओ के इक्वल, सी बी के इक्वल, ए डी के इक्वल, और डी एंगल 58 है तो ए एंगल भी 58 होगा। करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्कल से है। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपके पास एक सर्कल है ये, और इस सर्कल के बाहर एक एक्सटीरियर ट्रायंगल है आपका, एक्स ट्रायंगल है, बाहर का ट्रायंगल है, या कह दीजिए ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, इन सर्कल है, ठीक है। अब आपसे कहा है कि इसका पेरीमीटर दिया हुआ है ट्रायंगल का पेरीमीटर का मतलब ए बी, तीनों साइड का सम बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तीनों मिला के ट्रायंगल के तीनों साइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों का मिला के जो है 38 सेंटीमीटर है। अब देखिए बी सी लेंथ तो साफ साफ दिख रही है 14 है, तो बी सी की जगह पे 14 हो गया प्लस। अच्छा ये बताइए, आपको एक रूल सर्कल में पढ़ाया गया और सर्कल के किसी एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पर जो दो टेंजेंट खींचे जाते हैं, एक टेंजेंट ये हो गया और एक टेंजेंट इधर होगा, ये दोनों की लेंथ बराबर होती है, तो ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ऐसे ही इस पॉइंट से एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट ये है, तो दोनों की लेंथ बराबर होगी। ये अगर 8 है तो ये भी 8 होगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये लेंथ x है तो ये लेंथ इधर का क्या होगा, x होगा, क्योंकि ये पॉइंट से दोनों टेंजेंट की लेंथ सेम होगी। तो सारी वैल्यू बताइए, ए बी की लेंथ क्या हो गई, 6 प्लस एक्स, ए बी की लेंथ 6 प्लस एक्स। सी ए की लेंथ क्या हो जाएगी, सी ए की लेंथ हो जाएगी 8 प्लस एक्स, ये 38। अब ये आ जाएगा 14 और 6 20, 8 28, 28 उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 10 बचेगा, 2x बराबर 10, तो x इक्वल टू 5। तो बताओ x की 5 वैल्यू हो गई। यहाँ पर ए पी की लेंथ पूछा है, ए से पी तक की लेंथ, ये 5 होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सिंपल है, 1 माइनस tan 30 की वैल्यू √1/√3 पुट कर दीजिए। tan 30 की वैल्यू 1/√3 उसका स्क्वायर है अपान 1 प्लस tan 30 हो जाएगा 1/√3 इसका स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 प्लस 1/3, 3 माइनस 1 2/3, और ये 4/3, 3 कैंसिल, 2/4, यानी 2/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, दैट इज cos 60। अब ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन आपके पास है, आपको कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया, क्वेश्चन नंबर 14, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर। तो भैया अगर हेमीस्फीयर को बनाइए आप, हेमीस्फीयर मतलब आधा स्फीयर, ठीक है, ये आधा स्फीयर हो गया, इसका टोटल सरफेस तो इधर भी है और इधर भी है, दो जगह सरफेस है, और नीचे वाला सरफेस सर्कुलर है, इसका एरिया हो जाएगा πr², और इधर का एरिया जो होगा इधर का, चूँकि पूरा अगर होता तो 4πr² होता है, पूरा अगर स्फीयर होता तो इसका एरिया 4πr, बट ये आधा स्फीयर है तो आउटर का एरिया 2πr², और ये एरिया क्या हो जाएगा 1πr², टोटल 3πr²। करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी घटना की घटित होने की संभावना जो है, प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती, कैन नॉट बी
पूछा है, तो 4 नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी इवेंट उसके घटित होने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती ना। और 100% का मतलब होता है 100 इंटू 1/100, डैट इज़ किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 मैक्सिमम हो सकती है। जब वो तब होगी जब वो श्योर होगा तुम्हें कि ऐसा होगा ही। जैसे सन के सुबह सुबह पूर्व से ईस्ट से राइज होने की प्रोबेबिलिटी वो 1 होगी, ठीक है। इसमें अब मैं आपसे कहूँ एक सिक्का है, उसको फेंकने पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 50%। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 50%, यानी हाफ प्रोबेबिलिटी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, एक से कम ही होगी, मैक्सिमम 1 हो सकती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल और बताना है रेशनल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, क्या होंगे। सबसे पहले आप डी निकाल लीजिए। अगर डी निकाल लेंगे सब कुछ पता चलेगा। डी कैसे डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, देखिए डी निकालने के लिए क्या करना है, डी का फार्मूला आप सभी जानते हैं। पहले इसका कंपैरिजन कर दीजिए जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ax² प्लस bx प्लस c से। तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -4√3 है और c की वैल्यू 4 है। तो d का फार्मूला होता है b² -4ac। b की वैल्यू पुट कीजिए, -4√3 का स्क्वायर करना है, -4, a की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू क्या है 4। इसको सॉल्व कीजिए, 48 ये आ जाएगा और ये 48। डी की वैल्यू 0 आ रही है। आप जानते हैं डी की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो इसके रूट्स तो पहली बात रियल होंगे, रियल रूट होंगे, और इसके रूट्स इरेशनल नहीं होंगे, रेशनल होंगे। रियल होंगे पहली बात, दूसरा इसके रूट जो होंगे वो सेम होंगे, दोनों 2 रूट होंगे, दोनों सेम होंगे, इक्वल होंगे। और तीसरी चीज़, रूट्स जो होंगे वो रेशनल भी होंगे। 3 चीज़ें एक साथ होंगी। अब ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है। रियल भी होना, इक्वल भी होना, रेशनल भी। रियल एंड इक्वल यही सही है, पहला गलत हो जाएगा। रेशनल ये दूसरा, तीसरा ऑप्शन देखिए ये सही हो जाता है, बट रेशनल के साथ में डिस्टिंक्ट लिख दिया है, डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, सेम होंगे, तो ये भी गलत। इरेशनल हो ही नहीं सकता, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। 10 नंबर से कम पाने वाले कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे, यानी 0 से लेके 10 तक के नंबर के बीच के 2 बच्चे हैं। बिलो 20, बिलो 20 में तो 12 बच्चे हैं, उसमें 10 से कम वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें 10 से 20 वाले जानने हैं। 10 से 20 वाले कितने बच्चे होंगे, 2 ये निकाल दीजिए। तो 10 से 20 नंबर पाने वाले क्या बच्चे बचेंगे, 10 ही बच्चे बचेंगे। तो 10 से 20 पाने वाले 10 बच्चे। अच्छा बताओ, ये बिलो 30 नंबर से कम पाने वाले कुल कितने बच्चे हैं, 28। उसमें से 20 से कम वाले निकाल दो, तो 20 से 30 वाले कितने नंबर वाले बच्चे बचेंगे, 20 से 30 नंबर पाने वाले। बिलो 20 वाले 12 निकाल दो 28 में से, तो कितने बचेंगे, 20 से 30 में 16 बच्चे। ऐसे 56 में से 28 माइनस कर दीजिए, तो 30 से 40 वाले बच्चे आ जाएंगे। 56 में से 28 माइनस करेंगे 28। ऐसे ये बताइए, बिलो 50 दिया है 76 बच्चे, बट मुझे कितना चाहिए, मुझे 40 से 50 नंबर पाने वाले बच्चे चाहिए। तो इसके लिए 76 में से 56 निकाल दो, 56 निकाल दो 76 में से, तो 40 से 50 पाने वाले बच्चे कितने बचेंगे, 20। ऐसे ही बिलो 60 दिया हुआ है, बट मुझे चाहिए 50 to 60। ये कितने नंबर पाने वाले बच्चे होंगे, 50 से ज़्यादा और 60 से कम। इसके लिए क्या करना है, आप 50 तक पाने वाले 76 को 80 में से निकाल दीजिए, तो बचेंगे 4 बच्चे। अब बताइए 0 से 10 नंबर पाने वाले बच्चों की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2। कितनी बार आया है ये, 2 बार। 10 से 20 पाने वाले 10 बच्चे, 20 से 30 पाने वाले 16 बच्चे, ऐसे 50 से 60 पाने वाले 4 बच्चे। तो यफ जो आ गया इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जो अभी ये हमने निकाला है ये सब फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी का ऐड कर दीजिए, तो सिग्मा एफ आ जाएगा। सिग्मा एफ आ गया आपका 80। इन सब को ऐड करिए आप, इन सब को ऐड करेंगे तो 80 आ जाएगा ये पूरा, ठीक है। अब सिग्मा एफ का हाफ कर लीजिए और ये आ जाएगा 40। इसको रखे रहिए अभी,
अब देखिए, अब हम लोग एक डाटा अलग से निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसे निकालते हैं, पहले ये 2 जो लिखा हुआ है, इस 2 के सामने 2 लिख लीजिए, ठीक। अब 2 में 10 ऐड कीजिए तो 12 हो जाएगा, 12 में 16 ऐड कीजिए 28 हो जाएगा, 28 में 28 ऐड कीजिए 56 हो जाएगा, 56 में 20 ऐड कीजिए 76, 76 में 4 ऐड कीजिए 80। तो ये आ गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लाइन, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वाला आता है वही सिग्मा एफ होता है, वो दोनों बराबर होना चाहिए, तो आपका डाटा सही है। तो अब क्या करना है, यहाँ पूछा है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास किसे कहते हैं, ध्यान सुनिएगा। जो सिग्मा एफ बाई 2 आप जब निकालते हैं, वो जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे कम हो। सिग्मा एफ बाई 2 किससे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली लाइन में ये किससे कम या बराबर है, 28 से तो ये बड़ा है, ये 56 से कम है 40 या उसके बराबर हो, तो ये वाला लाइन लेना है आपको। ये वाली लाइन में 56 के सामने देखिए ये है मीडियन क्लास 30 to 40, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन, ठीक है। सिग्मा एफ बाई 2 जो निकाले हैं, सिग्मा एफ बाई 2 जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से कम होगा, किससे कम होगा, जैसे मान लीजिए 40 आदमी को रहना है, किस घर में रह सकते हैं, किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, 2 में तो नहीं रह सकते, 12 में नहीं रह सकते, 28 में नहीं रह सकते, 56 में रह सकते हैं, यही ले लीजिए। इसी के सामने वाला जो मार्क का इंटरवल है यही मीडियन क्लास कहलाएगा, यही डिसाइड करेगा मीडियन को। तो ये 30 to 40 हो गया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक चैप्टर से है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको जीरोज़ दिए हुए हैं। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ ज़ीरोज़ 2/5 एंड -1/5। ज़ीरोज़ मतलब रूट्स दिए हुए हैं, तो क्या क्या दिए हुए हैं, ज़ीरोज़ आपके अल्फ़ा बीटा 2 दिए हुए हैं। आपके अल्फ़ा बीटा क्या क्या दिए हुए हैं वो हम नोट कर ले रहे हैं दोस्तों। चलिए, अल्फ़ा की वैल्यू दी है 2/5, नेक्स्ट बीटा की वैल्यू क्या है -1/5, ठीक है, बीटा की वैल्यू -1/5। अब एक काम करते हैं, सम पहले हम सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं, दोनों ज़ीरोज़ का सम, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा 1/5। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, -25 2/5 25 आ जाएगा। अगेन फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, डायरेक्ट यही लगा देंगे, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ के जगह पर क्या रख देंगे 1/5, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल ही चुके हैं, -2/25 रख दीजिए। इसको रखने के बाद ये आ जाएगा, सम ऑफ ज़ीरो की जगह -1/5, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो -2/25। अब पूरे इक्वेशन में या पहले थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपके सामने, ठीक। अब पूरे इक्वेशन में 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, जो कि आंसर नंबर डी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, डी। देखिए, अब आपके पास एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। एसर्शन और रीजन का पहला क्वेश्चन 19 है। इसमें बोलना है क्या द सीक्वेंस -1 ये आपका एपी है, ये बताना है कि नहीं, ये आपको बताना है कि पहले एसर्शन आपके सामने यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन ए कहता है अगर बोथ एसर्शन और रीजन ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, रीजन जो दिया है, तो ए ऑप्शन पे टिक लगाना है। अगर मान लीजिए एसर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है, मान लीजिए जैसे ये एसर्शन है और रीजन दोनों ही ट्रू है, बट रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, रीजन इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो बी ऑप्शन पे टिक करना है। और मान लीजिए कि एसर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, रीजन ही फॉल्स है, रीजन ट्रू नहीं है, रीजन फॉल्स है, तो आपको सी ऑप्शन टिक करना है। और मान लीजिए असर्शन ही फॉल्स है बट रीजन जो स्टेटमेंट लिखा है वो ट्रू है, तो आपको डी ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में देखिए अब हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं बढ़िया से। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद देखेंगे आप एसर्शन जो दिया हुआ है सीक्वेंस इतना, ये क्या एपी बना रहा है, चेक कर रहे हैं। एपी होने के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हर बार चेक करेंगे, कांस्टेंट आना चाहिए। चलिए सेकंड टर्म क्या है यहाँ -1, माइनस लगाइए। फर्स्ट टर्म क्या है, ये फिर -1, ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 0। ऐसे ही अब ये सेकंड टर्म ले लीजिए, ऐसे ही आप अब ये वाला सेकंड टर्म ले लीजिए, ठीक है, और ये फर्स्ट टर्म बन जाएगा उसके लिए। तो सेकंड टर्म हो गया -1 माइनस फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ये -1, इसको सॉल्व करेंगे 0। क्या कांस्टेंट आ रहा है,
यस, कॉमन डिफरेंस हर बार इसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस हर बार कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब ये AP सही है, AP बन रहा है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि इसका रीजन क्या दिया हुआ है। देखिए ये AP बन रहा है, क्या इसका ये सही रीजन है? नीचे चेक कीजिए, AN माइनस AN-1। AN मतलब होता है टर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो मान लीजिए n की वैल्यू हम यहाँ पे दिया है 2 या 2 से बड़ा लेना है तो 2 ले लीजिए, n की वैल्यू 2 ले लीजिए। अगर n 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये AN माइनस AN-1 क्या हो जाएगा, A2, n के जगह पे 2 माइनस 2 माइनस 1 दैट इज A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 कॉन्स्टेंट है। ये कह रहा है AN माइनस AN-1 जो कि कॉमन डिफरेंस है, ये हर बार सेम आ रहा है। चेक करो, ये A2 माइनस A1 पहली बार 0 आया था, याद है। अगर n की वैल्यू 3 ले लें तो ये क्या बन जाएगा, A3 बन जाएगा, और माइनस ये क्या बन जाएगा, A3 माइनस 1 दैट इज A3 माइनस A2। ये भी आपने चेक किया था, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये भी क्या आया था, 0। क्या ये कांस्टेंट है? यस कांस्टेंट है। हाँ ऐसा होना भी चाहिए। अगर AN माइनस AN-1 कांस्टेंट है, डेट इसी कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अगर ये कांस्टेंट है तो AP बनता है। तो ये सही एक्सप्लेन कर रहा है पहले स्टेटमेंट को। AN माइनस AN-1 ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट आ रहा है। यही रीज़न है कि ऊपर वाला सीक्वेंस क्या है, AP है। तो पहला वाला तो सही है और दूसरा वाला भी सही है, दूसरा वाला करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, A ऑप्शन। A ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा A ऑप्शन। ABC 4 में से A ऑप्शन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है ये नंबर इरेशनल है। चेक करते हैं भैया, 2 + √3 इंटू √3, इसको सॉल्व कीजिए तो 2√3 + √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा। अब ये नंबर देखिए आप पढ़े होंगे, ये रेशनल है, ये इरेशनल। रेशनल प्लस इरेशनल होता है इरेशनल, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये सही है। अब देखो रीजन क्या बताया इसमें, रीजन ऊपर वाले को ये इरेशनल है क्यों, इसका रीजन नीचे लिखा है कि ये रहा इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल। कह रहा है दोनों इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट सदैव इरेशनल होता है। ये हमेशा ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है सही। ये स्टेटमेंट हम कह सकते हैं ये ट्रू नहीं है हमेशा, क्योंकि जैसे मान लीजिए एक इरेशनल ये है और दूसरा इरेशनल है √3। क्या 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा जो है इरेशनल आएगा? नहीं, यहाँ तो 3 आ रहा है, रेशनल आ रहा है, ये रेशनल है। तो ऊपर भले ही 2 नंबर इरेशनल है, इनका प्रोडक्ट भी इरेशनल है, लेकिन ऐसा ज़रूरी हमेशा नहीं है। ये इरेशनल है, इरेशनल, ये भी इरेशनल है, दोनों का प्रोडक्ट भले ही यहाँ इरेशनल आ रहा है, लेकिन ये रूल मत बना लीजिए हमेशा 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट, 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट, जैसे ये 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल नहीं, रेशनल भी आ सकता है। ठीक है, जैसे ऊपर के केस में 2 इरेशनल का प्रोडक्ट तो इरेशनल आ गया, इन 2 इरेशनल का प्रोडक्ट इरेशनल आया, लेकिन ये ऐसा ज़रूरी हमेशा नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है। तो ऐसे केस में क्या करना है, C ऑप्शन। पहला असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। सही वो रीजन नहीं दे रहा है, इसका सही रीजन नीचे नहीं बताया है, तो इसका C ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अब हम 21 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है, 21 का A, 21 के A में ये बोला गया है कि एक पॉइंट P है जो कि पॉइंट A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो ये डायग्राम देखिए आपके सामने मैंने बना दिया है, P पॉइंट A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है। ये डिस्टेंस PA और PB इक्वल है। आगे कह रहा है प्रूव डैट x - y = 0, x - y = 0। तो देखिए ये कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम डायग्राम जो दिया है ड्रॉ कर दिए हैं। अब डायग्राम ड्रॉ करने के बाद PA डिस्टेंस निकालेंगे, तो PA डिस्टेंस इतना हो जाएगा। फिर PB डिस्टेंस निकालेंगे हम, PB डिस्टेंस आ गया। अब PA और PB डिस्टेंस दोनों सेम है,
दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो सेम कर देते हैं दोनों को इक्वल, पी ए इक्वल टू पी बी, दोनों को इक्वल कर दिए। अब देखिए दोनों ओर का स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, अब बचेगा हमारे पास ये नीचे देखिए यहाँ पर ये बचेगा। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है हर जगह, तो उसको ब्रेक कर दीजिए, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, और आपका 16 कैंसिल, 9 कैंसिल, और -8x को उधर ले जाइए, +8x, 8 - 6 क्या हो जाएगा, 2x, -6y उधर जाएगा, +6y, और -8y -2y इक्वल टू 0। अब इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, x - y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। हैंस प्रूव्ड। देखिए इस क्वेश्चन में आपको पूछा है कि ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब AB लेंथ, AC लेंथ और BC लेंथ तीनों इक्वल होंगे, ठीक है। और आपको एक ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,3 दिया है, बी का कोऑर्डिनेट 0,-3 पूछा है, सी का कोऑर्डिनेट। तो सी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम लोग x, और सी चूँकि x एक्सिस पर, इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यही केवल x पता चल जाए अगर, तो सी का पूरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो चलिए उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हमें जो दिया हुआ है डाटा, ए बी की वैल्यू देखो ज़रा ध्यान से। ए बी की लेंथ हम बताना चाहें तो 6 होगी, क्योंकि ये 3 डिस्टेंस ऊपर है ए, और ओरिजिन से 3 डिस्टेंस ही नीचे है। चाहो तो आप निकाल सकते हो डिस्टेंस फार्मूले से, ये 6 आएगा। नेक्स्ट ए सी डिस्टेंस निकालो, ये आएगा। अब चूँकि ए बी और ए सी दोनों बराबर हैं, बराबर कर दीजिए ए बी और ए सी, तो ए बी की वैल्यू 6, ए सी की वैल्यू √x² + 9। तो इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब x की वैल्यू यहाँ 3√3 रख दीजिए, तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा सी पॉइंट का 3√3, 0। यही आंसर है। अभी एक सर्कल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। 22 में बोला है 2 कंसेंट्रिक सर्कल हैं, तो हमने एक सर्कल ये बाहर का एक अंदर का, दोनों का सेंटर सेम है। कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, एक कॉर्ड है जिसका लेंथ 8 सेंटीमीटर है, वो लार्जर सर्कल का कॉर्ड है। तो लार्जर सर्कल ब्लैक वाला है, ब्लैक वाले का कॉर्ड इस पूरे की लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये जो कॉर्ड है रेड वाला, ये रेड वाला, ये वाला कॉर्ड अंदर वाले सर्कल को टच कर रहा है, कह रहा है टचेस द स्मॉलर सर्कल। अच्छा पहले इतना बता दीजिए, मान लीजिए ये रेड वाला कॉर्ड जो बाहर वाले सर्कल का कॉर्ड है, रेड वाला बाहर वाले सर्कल का ये कॉर्ड है, ये अंदर वाले सर्कल को टच कर रहा है, तो यानी अंदर वाले सर्कल के अगर सेंटर से इस पे मिलाया जाए यहाँ टच पॉइंट पे, तो ये 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये रेडियस हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा जो है ये रेडियस हो जाएगा, और ये टेंजेंट है। रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इतनी बात समझ में आ कि ये 90 होगा। और एक रूल ये भी है, आप पढ़े होंगे, अगर ये 90 हो गया, अब बड़े वाले सर्कल पर ध्यान दीजिए। बड़े वाले सर्कल में कॉर्ड है, ये रेड वाला कॉर्ड है, ठीक है। ये रेड वाला क्या है, आपका कॉर्ड है, उस पे सेंटर से परपेंडिकुलर आ रहा है। इसका रूल है, सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर गिरता है तो उसको 2 बराबर भागों में बांट देता है। यानी अगर ये 8 है तो ये इतना कितना हो जाएगा, 4, और इधर वाला भी 4। और कह रहा है इसमें कि लार्जर सर्कल का रेडियस 5 है, तो रेडियस तो ये होगा आपका लार्जर सर्कल का 5। अब आप जानते हैं, ये मान लीजिए ये लेंथ x है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया OAB। तो ट्रायंगल OAB में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर x का स्क्वायर। तो आप देख लेंगे यहाँ पर 25 - 16 इक्वल टू x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल टू 9, x इक्वल टू 3 आ गया। पूछा क्या है, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, यही तो x ही तो रेडियस है स्मॉलर सर्किल का, यही आ गया 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा AP का, सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स
AP के 12 टर्म्स का सम 900 है, तो AP के n टर्म्स का फार्मूला क्या होता है सम का, पहले वो लिख लीजिए। Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये n टर्म्स के सम का फार्मूला। यहाँ 12 टर्म्स है तो n के जगह पे 12 डाल दीजिए, 12 S12 हो जाएगा। अब ये S12 मतलब 12 टर्म्स का सम, तो 12/2 इंटू 2a। n के जगह पर कितना डालना है 12 हर जगह, यहाँ पे भी n के जगह 12 है तो यहाँ भी n के जगह 12 हो जाएगा, यहाँ भी n के जगह 12। 12 - 1 कितना हो जाएगा 11d। और ये आ जाएगा 6, यहाँ पर 6 इंटू 2a प्लस 11d S12। और 12 टर्म का सम दिया हुआ है 900, तो ये 900 के इक्वल हो जाएगा S12। तो S12 900 के इक्वल सॉल्व करो इसे आगे। 900 इक्वल टू 6 इंटू 2a प्लस 11d। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ये 150 इक्वल टू 2a प्लस 11d, ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब एक इक्वेशन और बनाएंगे हम। कह रहा है इफ इक्वेशन कैसे बनेगा, इसमें इक्वेशन दूसरा बनाना नहीं है, सॉरी। फर्स्ट टर्म दिया है 20, फर्स्ट टर्म मतलब a की वैल्यू 20 रख दीजिए। 150 इक्वल टू 2 इंटू 20 प्लस 11d, तो ये हो जाएगा 40। 40 इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 110 बचेगा, इधर 11d। 11 से ये 10 टाइम्स जाएगा, d की वैल्यू 10 आ गई, d की वैल्यू 10, d की वैल्यू 10। और a की वैल्यू दी हुई है कितना 20, फर्स्ट टर्म। a की वैल्यू कितना दिया हुआ है, a की वैल्यू 20 दिया हुआ है फर्स्ट टर्म। अब पूछा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस बताना है, तो वो तो 10 हो गया। और 12th टर्म बताना है, तो सिंपल tn का फार्मूला लगा दीजिए, nth टर्म का a प्लस n-1 इंटू डी। 12th टर्म बताना है तो n की जगह 12 डाल दीजिए, a की वैल्यू 20, n की जगह पर 12 और d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस 10। ये आ जाएगा 20 प्लस 12 - 1 11 इंटू 10। 20 प्लस 11 इंटू 10 कितना होता है 110, 130। ये आ जाएगा इसका आंसर 130। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। n टर्म्स का सम दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है। इस फार्मूले से हम कितने भी टर्म का सम बता सकते हैं AP के। मान लो AP का पहला टर्म क्या रहा होगा T1, दूसरा टर्म क्या रहा होगा T2, तीसरा टर्म क्या रहा होगा Tn, T3, ऐसे चौथा टर्म क्या रहा होगा T4, ऐसे करके nवां टर्म क्या रहा होगा Tn। इन सबों का सम, इन सभी का सम जो है ये है 6n - n², इसने बोला है। तो चलो एक काम करते हैं, पहले 1 टर्म का सम निकाल लेते हैं। और देखो 1 टर्म का अगर सम लोगे तो यही आएगा ना, एक टर्म का सम मतलब ये पहला ही टर्म आ जाएगा। तो S1 मतलब T1 होता है, तो कैसे आएगा S1 निकाल लो भाई, n के जगह पे 1 डाल दो यार। 6 इंटू 1 - 1² कितना आ जाएगा, 6 - 1 क्या आ जाएगा 5। तो पहला टर्म आ गया दोस्तों 5। अब S2 निकाल लो। S2 का मतलब क्या होगा, 2 टर्म का सम, 2 टर्म का सम है S2। कैसे आएगा S2, S2 का मतलब क्या होता है T1 प्लस T2, 2 टर्म का सम है T1 प्लस T2। ठीक है, 2 टर्म का सम। तो n के जगह पे अब की बार क्या डालना है 2 डाल दीजिए। तो 6 इंटू 2 माइनस 2², ये कितना आ जाएगा 12 - 2² 4 यानी 8। 2 टर्म का सम कितना आ गया 8। अब ये बताइए पहला टर्म है 5 और दोनों मिला के हैं 8, तो दूसरा टर्म क्या होगा दोस्तों, दूसरा टर्म होगा 3 होगा ना, दोनों का मिला के 8 है तो दूसरा टर्म 3। अब कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस CD। कॉमन डिफरेंस क्या होता है T2 - T1 होता है। T2 कितना है 3 माइनस T1 क्या 5 -2। इसका करेक्ट आंसर है -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्री का। साइन A - B की वैल्यू दिया है 1/2। तो पहले एक काम करो, इसको सॉल्व कर लो। साइन A - B इक्वल टू 1/2 की जगह पे साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब दोनों ओर साइन सेम है तो A - B कितना हो जाएगा कंपेयर करने पर 30। A - B कितना हो गया 30।
अब दूसरा इक्वेशन बना लीजिए, कॉस ए प्लस बी दिया है 1/2, तो कॉस ए प्लस बी हो जाएगा 1/2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉस 60। कॉस कॉस सेम है तो ए प्लस बी कितना आ गया 60। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, a माइनस बी है 30, a प्लस बी है 60, दोनों को ऐड कर दीजिए, b कैंसिल, 2a इक्वल टू 90, तो a इक्वल टू 45, a की वैल्यू 45 यहाँ रख दीजिए, a की वैल्यू 45 रख